हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अंगद अग्निहोत्री, आपका टैक्सेशन का फैकल्टी। आप लोगों ने डिमांड की सर पीजीबीपी का रिवीजन कराओ, तो मैं लेके आया हूं आपके लिए पीजीबीपी का रिवीजन। एक बात मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ रिवीजन नहीं है, इसमें क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं साथ साथ आपको, ताकि कॉन्सेप्ट समझ आया, साथ में क्वेश्चंस हो गए। दूसरी बात, आप मेरे स्टूडेंट हो या नहीं हो, आपने किसी से भी पढ़ा हो पीजीबीपी या आपने सेल्फ ही क्यों ना किया हो, आपको क्या करना है, मेरे लेक्चर्स पूरे देखने हैं। इन क्वेश्चंस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड करोगे। जिस नोट से, जिस बुक से, किसी चीज से आपने पढ़ा है ना, वहां से रिवाइज कर लेना चाहो तो, वरना जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं आपको बता रहा हूं वो करना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और जैसे ही खत्म हो अपने इंस्टीट्यूट का स्कैनर उठा लेना और क्वेश्चन लगाने लग जाना। डाउट है, ये रहा मेरा नंबर, मुझे व्हाट्सएप करना, ये रहा मेरा मेल, मुझे मेल करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपका पीजीबीपी अब मेरी हेडेक है दोस्तों। वन गो में नहीं होगा रिवीजन, कल तक खत्म हो जाएगा रिवीजन, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि खत्म हो गया। नहीं, क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, कल तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बातें कम, स्टार्ट करते हैं विद पीजीबीपी। सेक्शन रेंज क्या है, किस सेक्शन से किस तक पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है पीजीबीपी। सर हमको पता है सेक्शन नंबर 28 से लेके 44 तक चलता है पीजीबीपी। ठीक है जी, करना क्या है पीजीबीपी में, सुनो करना क्या है, माइंड बनाते हैं। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट कौन बनाता है? सर अकाउंटेंट बनाता है। अकाउंटेंट बनाता है, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट ना कॉस्ट अकाउंटेंट। कौन? नॉर्मल अकाउंटेंट। तो वो क्या देख के बनाता होगा? सर वो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी लगाता होगा, या हो सकता है कंपनीज एक्ट लग रहा हो, कंपनी है तो उसके अकॉर्डिंग बनाता हो। तो हम ये चैप्टर में क्या करेंगे, अब जो उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट्स के बेस पे बनाया है, उसको हम लोग इनकम टैक्स के बेस के लिए मॉडिफाई करेंगे, मतलब कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। जैसे क्या हो सकती हैं एडजस्टमेंट्स? उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई खर्चा डेबिट कर दिया, पर इनकम टैक्स कहता है अरे नहीं बाबा, ये खर्चा तो इनकम टैक्स के अंदर अलाउड ही नहीं है, तूने अकाउंट्स बनाते हुए अकाउंटेंट ज्यादा खर्चे दिखा दिए। और अगर उसने ज्यादा खर्चे दिखा दिए मतलब उसका प्रॉफिट कम आया होगा। इनकम टैक्स वाले कहते हैं ना, हम इस खर्चे को नहीं मानते। तो अगर इनकम टैक्स वाले इस खर्चे को नहीं मानते तो वो क्या करेंगे, जो उसका कम प्रॉफिट था उसमें वो खर्चा ऐड बैक कर देंगे। इसे कहते हैं डिस अलाउ कर दिया। इस वजह से क्या हुआ, वो प्रॉफिट जो कम आ रहा था वो बढ़ गया। ऐसे ही क्या हो सकता है, कोई खर्चा आपका अकाउंटेंट डालना भूल गया, इनकम टैक्स एक्ट कहता है अरे बाबा ये खर्चा तो मिलना चाहिए था, ये भी तो लो। जैसे इनकम टैक्स ने वो खर्चा डाला, प्रॉफिट कम हो गए, कम प्रॉफिट पर टैक्स जाएगा। ऐसे ही इनकम हो सकती है, कोई इनकम उसने डाल दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे कि मान लो बैंक इंटरेस्ट। इनकम टैक्स वाले कहते हैं अरे बाबा बैंक इंटरेस्ट बिजनेस इनकम थोड़ी होती है, वो तो अदर सोर्सेज की इनकम है, तो पीजीबीपी से माइनस करो, अदर सोर्सेज में डाल देना। समझ आ रहा है क्या करना है हमको? तो आओ क्वेश्चन लेके चलता हूं, समझ आएगा। देखो, कैलकुलेट द टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। टैक्सेबल प्रॉफिट मतलब पीजीबीपी का प्रॉफिट आफ्टर द एडजस्टमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स का प्रॉफिट। ये दे रखा है पीएनएल अकाउंट, जीपी आ रहा है 5 लाख, दो खर्चे हैं इसके अंदर, ए और बी, 3 लाख और 1,50,000। नेट प्रॉफिट आ रहा था 50,000। हमारे अकाउंटेंट ने बोला सर आपका प्रॉफिट है 50,000 का। इनकम टैक्स ने क्या बोला, इनकम टैक्स एक्ट ने क्या बोला, एडजस्टमेंट करने को बोला कि एक्सपेंडिचर बी जो है, ये बी एक्सपेंडिचर इज नॉट डिडक्टेबल, ये खर्चा अलाउड नहीं है हमारे अकॉर्डिंग, ये इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है। तो अगर कोई खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में है जिसकी वजह से प्रॉफिट निकल के आया 50,000, इस खर्चे को इनकम टैक्स कह रहा है नहीं, हम नहीं मानते इस खर्चे को, तो ऐड बैक कर देंगे, प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे, डिस अलाउ कर देंगे। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा नेट प्रॉफिट एज पर द पीएनएल अकाउंट 50,000 का, इसमें एक्सपेंसेस डिस अलाउड हैं, पर जो कि डेबिट हो रखे थे पीएनएल में से ऐड बैक कर दिया। 1,50,000 का खर्चा था, ऐड बैक कर दिया, आपका टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया 2 लाख। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 2 लाख को टैक्स पे कर दो। आगे चलते हैं, अगला देखो, जीपी 5 लाख, एक्सपेंडिचर ए और बी दे रखे हैं, प्रॉफिट है 50,000 का। अब एडजस्टमेंट क्या बोलती है इनकम टैक्स की,
सर एक कोई ना सी एक्सपेंडिचर भी है 30,000 का जो डिडक्टेबल है, मतलब ए और बी के अलावा एक और खर्चा था सी, वो भी माइनस होना चाहिए था, पर आपके अकाउंटेंट को नहीं पता था, उसने नहीं डाला पीएनएल अकाउंट में, जिसकी वजह से खर्चा नहीं डाला तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं। अब क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे। 50,000 का प्रॉफिट था, एक्सपेंडिचर सी को माइनस कर दिया और किस हेडिंग में डाला, एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएनएल, यानी ऐसा खर्चा जो इनकम टैक्स में अलाउड था पर अकाउंटेंट ने पीएनएल डेबिट नहीं किया, हमने माइनस कर दिया, टैक्सेबल प्रॉफिट हमारा कम निकल के आ गया, इस पे टैक्स पे कर देंगे। आगे चलते हैं। अगला जीपी गिवन है 10 लाख का, एक्सपेंडिचर ए बी गिवन है, नेट प्रॉफिट आ रहा है 3 लाख रुपीस का। अब एडजस्टमेंट ने क्या बोला, बोला एक कोई 3 लाख रुपीस की सेल थी जो रिकॉर्ड करना भूल गया आपका अकाउंटेंट। अब आप बताओ, सेल अगर रिकॉर्ड नहीं है तो प्रॉफिट ज्यादा आए होंगे या कम आए होंगे? सर सेल हमारी इनकम होती है, यानी हमारे अकाउंटेंट ने कम इनकम दिखा रखी है तो प्रॉफिट भी कम आए हैं, तो अब इस सेल को क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट में जोड़ देंगे। नेट प्रॉफिट 3 लाख का, इनकम जो कि टैक्सेबल थी पर पीएनएल में क्रेडिट नहीं थी 3 लाख रुपीस की, वो ले आए तो प्रॉफिट आ गया 6 लाख रुपीस का। समझ आ रहा है बेसिक? आगे अगला जीपी 5 लाख, एक्सपेंडिचर ए बी दे रखे हैं, प्रॉफिट आ रहा है 1,50,000 का, सेम है, 2 लाख की सेल रिकॉर्ड नहीं है, आप कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हाँ देखो, जीपी 5 लाख का है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स 1 लाख रुपीस के हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर ए बी गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है, निकालने को क्या बोला है? अभी तक देखो क्या बोल रहा था, टैक्सेबल प्रॉफिट निकालो, अब कह रहा है टैक्सेबल इनकम निकालो। ये फर्क ध्यान रखना दोस्तों, जब टैक्सेबल प्रॉफिट बोल रहा है उसका मतलब है जितना आपका पीजीबीपी निकल के आएगा वो चाहिए। टैक्सेबल इनकम बोल रहा है मतलब पांचों हेड्स की इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, उसमें से 80C से 80U की डिडक्शंस माइनस करो, फिर जो बचेगी इनकम वो मांगी गई है। यानी यहां पे क्या मांगा है, टैक्सेबल इनकम। यानी अब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी भी हेड की इनकम दे रखी हो, हमको सबको टोटल लगा के ग्रॉस टोटल इनकम बनाना है, फिर कोई डिडक्शन अगर होती है उसको माइनस करके जो टोटल टैक्सेबल इनकम आएगी, टोटल इनकम आएगी, वो मांगी गई है। आओ करते हैं जीपी 5 लाख। अच्छा हाँ, एमसीक्यू अगर एग्जाम में आता है तो क्या करोगे आप लोग, पढ़ लेना। टैक्सेबल प्रॉफिट मांगा है तो खाली पीजीबीपी का आंसर ये निकाल के छोड़ देंगे। टैक्सेबल इनकम मांगी है तो पूरा जो नेट आंसर आएगा वो देना होगा। गलती करके मत आ जाना, पता लगे क्वेश्चन ने मांगा है टैक्सेबल प्रॉफिट, आप टैक्सेबल इनकम निकाल के आ रहे हो, ये गलती नहीं करेंगे। आओ जीपी 5 लाख, एफडी का इंटरेस्ट 1 लाख, 2 खर्चे दे रखे हैं। ठीक, कोई एडजस्टमेंट नहीं है पर हिडन एडजस्टमेंट है। क्या सर, एफडी का जो इंटरेस्ट होता है ये अदर सोर्सेज की इनकम होता है, ये पीजीबीपी की इनकम नहीं है। अकाउंटेंट भोला इंसान है, उसने कहां पढ़ा इनकम टैक्स एक्ट, उससे तो लगा जो पैसे मिले हैं वो मेरी इनकम है, पर हमें तो पता है, हम तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ चुके हैं, हम तो प्रोफेशनल्स हैं। एफडी का इंटरेस्ट अदर सोर्सेज की इनकम है तो पीजीबीपी से बाहर करो, अदर सोर्सेज में ऐड करो। तो अगर ये इनकम अकाउंटेंट ने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई तो इस इनकम की वजह से उसने ज्यादा प्रॉफिट दिखाया, हमें प्रॉफिट कम कर देंगे। हमने लिखा नेट प्रॉफिट 1,50,000 का लेस इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स, यानी ये इनकम जो किसी और हेड ऑफ इनकम में टैक्सेबल है बट क्रेडिटेड टू पीएनएल। 1 लाख की इनकम माइनस कर दिया, टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया 50,000 का। ये मैं आपसे कह रहा था, अगर एमसीक्यू में मांगा है टैक्सेबल प्रॉफिट तो यहां पे आके रुक जाना, आगे करने मत सॉल्व। पर हमने क्वेश्चन ने क्या बोला है, टैक्सेबल इनकम निकाल के दो, तो आगे चलते हैं। अब निकलेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। पीजीबीपी कितना निकल के आ गया, 50,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितनी है सर, 1 लाख का एफडी का इंटरेस्ट, और किसी हेड की इनकम तो नहीं है, ना सैलरी है ना कैपिटल गेन गिवन है, तो ये बन गई मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी, 1,50,000 की। ठीक है, डिडक्शंस अंडर 80C से 80U, कोई है, बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन ने कहां बोला है कि ये सीनियर सिटीजन है, अगर ये सीनियर सिटीजन होता तो डिडक्शन मिल जाती है इसको 80TTB की, पर ये नहीं है तो नहीं मिलेगी। तो ये मेरी बन गई टोटल इनकम। क्वेश्चन कंप्लीट। समझ आया क्या करना होता है? हाँ सर, हमको बिल्कुल समझ आ गया कि हमको एक कोई नेट प्रॉफिट दिया होगा एज पर द पीएनएल अकाउंट, उसमें ये 4 एडजस्टमेंट हो सकती हैं जो हमको करनी है। कोई एक्सपेंस जो पीएनएल में है
डेबिटेड पर वो डिसअलाउड है, ऐड बैक कर देंगे। कोई एक्सपेंस पीएनएल में है ही नहीं पर होना चाहिए था, उसको माइनस कर देंगे, प्रॉफिट कम आना चाहिए। कोई इनकम पीएनएल में है जो किसी और हेड की है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर रही है, माइनस कर दो इसको। कोई इनकम पीएनएल में नहीं है पर नीचे नोट्स में दे रखी है भाई ये इनकम तो पीजीबीपी की है तो उसको हम प्रॉफिट में जोड़ देंगे और नेट पीजीबीपी आपका आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब सर ये तो बता दो कौन से खर्चे अलाउ होते हैं कौन से डिसअलाउ होते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हम चल रहे हैं सेक्शन नंबर 37 पे। ऐसा सेक्शन जिसके बिना एग्जाम बन ही नहीं सकता, पीजीबीपी का क्वेश्चन इस सेक्शन के बिना नहीं बन सकता। क्या कहता है ये सेक्शन? इन लाइन को अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, काट नहीं रहा, अभी छोड़ दो। ये कहता है, देखो जी, सेक्शन नंबर 37 जनरल डिडक्शंस, जनरल खर्चे। ये सेक्शन कहता है हे एसएससी, एसएससी मतलब मैं जो अपनी इनकम निकाल रहा हूं, हम तेरे को 6 कंडीशन देंगे, 6 कंडीशंस बताएंगे। अब तू अपने हर एक्सपेंडिचर पे इन 6 कंडीशंस को लगा। अगर तेरे एक्सपेंडिचर पे ये सारी कंडीशंस ने टिक, हाँ मान गया, टिक 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 कर दिया तो वो एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अलाउड है। पर इन 6 कंडीशंस में से एक भी कसौटी पे अगर आपका एक्सपेंडिचर खरा नहीं उतरा, मतलब कोई भी एक कंडीशंस आपके एक्सपेंडिचर ने वायलेट कर दी, तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब ऐड बैक करना पड़ेगा। पहली कंडीशन, सर वो एक्सपेंस रियल होना चाहिए, नोशनल नहीं होना चाहिए। मतलब आओ देखो क्या बोलता है रियल खर्चा। सर मैं अपने स्टाफ को, एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा हूं, रियल खर्चा है। मैं अकेले बिजनेस करता हूं, कोई पार्टनरशिप नहीं, कोई कंपनी नहीं, अकेले काम करता हूं, पर मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक एक्सपेंडिचर दिखा रखा है सैलरी टू सेल्फ, तो ये खर्चा रियल है, नोशनल है? सर झूठा नोशनल खर्चा है। खुद को ही सैलरी दोगे क्या? मतलब आपका बिजनेस चल रहा है, आपका प्रॉफिट आया, आपने सोचा प्रॉफिट पे टैक्स पे करना पड़ जाएगा, क्यों ना थोड़ा प्रॉफिट निकाल के अपनी ही पॉकेट में डाल दिया, बोला मैंने तो खर्चा कर दिया, खुद को सैलरी दे दी। ये खर्चा रियल है या नोशनल? सर नोशनल है। अगर रियल नहीं है, नोशनल है, तो ऐड बैक। कंडीशन पूरी नहीं हुई। कंडीशन कहती है रियल होना चाहिए, नोशनल नहीं। ठीक है। ऐसे ही खुद ने लोन दिया अपने बिजनेस को और खुद ही इंटरेस्ट कमा रहे हो, वाह यार, खुद ही ये लोन दे रहे हो अपने बिजनेस को, खुद उस पे इंटरेस्ट कमा रहे हो, ये तो कैपिटल है, लोन थोड़ी है। डिसअलाउड, डिसअलाउड। आगे चलते हैं, अगला। ऐसा एक्सपेंडिचर होना चाहिए जो होली एंड एक्सक्लूसिवली पीजीबीपी के लिए हो, मतलब पूरे का पूरा बिजनेस का खर्चा होना चाहिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि रेंट पे कर रहा हूं बिल्डिंग का, जहां काम करता हूं, बिजनेस का खर्चा। एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा हूं, बिजनेस का खर्चा। मेरे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, बिजनेस का खर्चा। पर एक खर्चा सुनो जो आपको लगेगा बिजनेस का खर्चा नहीं है, पर वो अलाउ होता है, क्योंकि भगवान से पंगा नहीं लेने का, भगवान से पंगा नहीं लेने का। अगर आपके ऑफिस में कोई मंदिर है, छोटा सा आपने मंदिर बना रखा है, हर ऑफिस में होता है, उसमें आपने भगवान जी की मूर्ति लाई, अगरबत्ती वगैरह लेके आए, उस पर कुछ खर्चा हुआ, वो आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, चाहे वो बिजनेस से लिंक नहीं है, पर ये खर्चा अलाउड है। क्यों? भगवान से पंगा नहीं लेने का। ऐसे ही दिवाली आई, आपने दिवाली का हवन किया, पूजा करी ऑफिस में, उस पर कोई एक्सपेंसेस आए, वो भी अलाउड है। क्यों? भगवान से पंगा नहीं लेने का। आगे सुनाइए, एमसीक्यू बनता है बहुत बार। एक डायरेक्टर बीमार हो गया, कंपनी का डायरेक्टर बीमार हो गया, ट्रीटमेंट कराने गया इंडिया से बाहर, फॉरेन में। अब सोचो फॉरेन कोई बंदा जा रहा है ट्रीटमेंट कराने, ऑफकोर्स बीमार ज्यादा होगा तभी जा रहा है, अकेले नहीं गया, अपनी वाइफ को भी ले गया साथ में कि चलो कोई तो मेरी केयर टेक करेगा। अब सोचो ना, डायरेक्टर खुद जा रहा है व्हील चेयर में बैठ के, खुद ही ड्रिप पकड़ी हुई है, अच्छा लगता है क्या? नहीं ना, कोई साथ में लेके जाएगा उसको, तो उसकी वाइफ भी गई अगर साथ में, तो इन दोनों का खर्चा जो है वो कंपनी बोलती है हाँ जेन्युइन खर्चा है, हम आपको अलाउ करके देंगे। पर यही डायरेक्टर अगर मीटिंग के लिए गया होता बाहर, घूमने के लिए गया होता बाहर, तो उसका खर्चा भी अलाउ होता नहीं। डायरेक्टर मीटिंग करने के लिए बाहर जाता फॉरेन में, उसका खर्चा बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस की मीटिंग करने गया है, पर बिजनेस मीटिंग में वाइफ लेके क्यों जा रहा है? तो अगर बिजनेस मीटिंग के लिए वाइफ साथ जाएगी तो वाइफ का खर्चा अलाउ नहीं होगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि तब वाइफ का खर्चा होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस का नहीं है। और जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था मेडिकल वाला, सोचो
मुकेश अंबानी भी बीमार हो गए, रिलायंस ने उनको अमेरिका भेजा ट्रीटमेंट कराने के लिए। मुकेश अंबानी का ट्रीटमेंट कराना रिलायंस के लिए जरूरी है। वो ले गए अपने साथ अपनी वाइफ को, मिसेज अंबानी को भी। तो अब मिसेज अंबानी का खर्चा भी बिजनेस का माना जाएगा क्योंकि वो एक्सेप्शन में डाल दिया है। ठीक है सर। अगला, एक्सपेंडिचर होना चाहिए इन द प्रीवियस ईयर। हमको पता है सर, हम इनकम निकालते हैं प्रीवियस ईयर की, तो खर्चे भी कब के देखेंगे? प्रीवियस ईयर के। कोई पर्सनल खर्चा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। मैं बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहा हूं, घर में बच्चों के लिए चॉकलेट लेके उसका खर्चा अलाउ होगा? बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। अगला, इट शुड बी लॉफुल एंड नॉट इंकर्ड फॉर एनी पर्पस, जो कि प्रोहिबिटेड हो। मतलब क्या बोलना चाहता है ये? मतलब जो खर्चा करो वो लीगल होना चाहिए, इलीगल खर्चे अलाउ नहीं होंगे। जैसे कि, और खासतौर से जो किसी लॉ ने या प्रोहिबिट कर रखे हैं। मतलब मैं रोड पे जा रहा था, अपने ऑफिस जा रहा था, घर से ऑफिस जा रहा था, रेड लाइट क्रॉस हो गई, मेरा चालान कट गया। मैंने बोला यार चालान जो कटा है क्यों कटा है? क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा था, ऑफिस के काम के लिए जा रहा था, अपने बिजनेस के लिए जा रहा था, तो ये चालान जो मैंने पे किया है ये मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर है। डाल सकता हूं पीएनएल में? नहीं, क्योंकि जो आपने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया ये एक ऑफेंस है जो किसी लॉ को तोड़ने की वजह से हुआ है, ये भी डिसअलाउ होगा। यानी कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ कब होता है? जब वो लॉ के अकॉर्डिंग हो। लॉ तोड़ोगे तो अलाउ नहीं होगा। ठीक है सर, समझ आ गया। पर यही आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, मैंने किसी से परचेज सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया था और वहां मैं उसको पेमेंट करने में लेट हो गया, उसने मेरे पे लेट पेमेंट की पेनल्टी लगा दी, वो अलाउड है क्योंकि वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है यार। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को वायलेट करा तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी लॉ को वायलेट किया तो दिक्कत है, वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। और लास्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। हमको पता है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा अलाउ नहीं होता, उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। ठीक है, यानी अगर ये 6 कंडीशंस पूरी नहीं हुई तो खर्चा ऐड बैक हो जाएगा और उसको हम ऐड बैक करके जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकल के आएगा उस पर हम टैक्स पे करेंगे, इनकम टैक्स में। ये 6 कंडीशन नंबर 37 की हैं। ठीक है सर जी। इसमें एक और पॉइंट देखो दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स पे करते हो, इसको पर्सनल एक्सपेंडिचर माना जाता है। इनकम टैक्स तो निकाल रहे हो यार, तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया इनकम टैक्स का अमाउंट, कैसे अलाउ होगा? डिसअलाउ हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। और जब इनकम टैक्स ही अलाउड नहीं है तो इनकम टैक्स की पेनल्टी पे करोगे, उसका इंटरेस्ट पे करोगे, वो भी कहां से अलाउ होगा? जो चीज खुद ही अलाउ नहीं है एज एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर फर्दर कुछ भी खर्चा करते रहो, इंटरेस्ट या पेनल्टी, कहां से अलाउ होगी? सब डिसअलाउ। आगे चलते हैं, ये ध्यान से सुनो। हमने पढ़ा है कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 135 में कि कुछ कंपनीज अगर कोई क्राइटेरिया पूरा कर दे, फुलफिल कर दे, तो उनको कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है टुवर्ड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो खर्चा कंपनी जो कर रही है ना, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है भैया तुम सोसाइटी का भला कर रहे हो, अपनी कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे हो, तो जो एक्सपेंडिचर वहां कर रहे हो वो पीएनएल मत डालना, और डाल दिया तो हम डिसअलाउ कर देंगे। ये ध्यान रखना, एमसीक्यू बनता है। ओके सर जी, समझ आ गया। आगे सुना एक और सेक्शन। आपको नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट करने, ऐड करने, टीवी में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे करो ऐड, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्सपेंडिचर करोगे इनकम टैक्स आता है, हम अलाउ करेंगे। पर अगर तुमने ऐड किया, अपना ऐड किया, अपने बिजनेस का ऐड किया किसी ऐसे पैम्फलेट में, किसी ऐसे ब्रोशर में जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, मतलब बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के ब्रोशर में, पैम्फलेट में तुम्हारे बिजनेस का नाम क्या कर रहा है, ये तो इंडिकेशन है कि तुम उनको डोनेशन दे रहे हो, पर एक छुपा के इनडायरेक्ट वे में कह रहे हो हम तो अपना ऐड कर रहे हैं। ये कोई ऐड नहीं है भाई, ये तुम पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कर रहे हो। ऐड होता है अपना यूट्यूब पे, फेसबुक पे, न्यूज़पेपर में, या किसी होर्डिंग्स पे। किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐड नहीं होते। ये तो साफ दिख रहा है तुम उनको डोनेशन करना चाहते थे, इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हो कि मैं ऐड कर रहा हूं, ये भी डिसअलाउड है। यानी जनरल एड्स करोगे खर्चा अलाउड है, पॉलिटिकल पार्टी के पैम्फलेट, ब्रोशर वगैरह में ऐड करोगे वो डिसअलाउड है। हाँ, अगर आप डोनेशन करते हो, सीधा बोल रहे हो हाँ मैं डोनेशन कर रहा हूं उनको, खुद बोल रहे हो, तो भाई डोनेशन करना कोई बिजनेस खर्चा थोड़ी ना होता है, तो ऐड बैक कर दो। हाँ, बाद में देखेंगे, हो सकता है 80G हो, अगर नॉर्मल डोनेशन हो 80G मिल जाए, पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन है तो 80GGB या GGC मिल सकता है रिडक्शन। पर इन द नटशेल, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करोगे तो भी ऐड बैक, पॉलिटिकल पार्टी को एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करोगे तो भी ऐड बैक। क्लियर हुआ इतना?
यस सर, क्लियर हो गया सर। तो काम करो, ये क्वेश्चन है, ये दे रखे हैं कुछ एक्सपेंसेस और ये अलाउ है या डिसअलाउड है, ये सॉल्व करो। मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये सॉल्व करो। डाउट है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया और मैंने आपको अपना ईमेल आईडी भी दे दिया, कर लो। अब साथ ही साथ यूट्यूब खोलो, अभी क्या खोलो, यूट्यूब खोलो, अभी खोलो। खोला तो वही वही तो क्लास देख रहे हो। तो मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो, बेल को ऑन करो और वीडियो को लाइक करो। क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। ऐसा करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि आपको मुझसे पढ़ के अच्छा लग रहा है, मुझे मोटिवेशन दो, मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा। चलो आगे चलते हैं। सर कुछ सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 30 और 31 क्या बोलते हैं, इस चार्ट को दोस्तों आप बना लेना अपने साथ प्लीज। सेक्शन 30 बात करता है बिल्डिंग की, 31 बात करता है प्लांट एंड मशीनरी की। सेक्शन बोलता है बिल्डिंग हो या प्लांट एंड मशीनरी हो, इनके ऊपर कौन से एक्सपेंडिचर करोगे जो इनकम टैक्स अलाउ करेगा। देखो सर, खर्चे कर सकता है या तो एक्सपेंसिव बाय ओनर, जो ओनर है बिल्डिंग का या प्लांट एंड मशीनरी का, वो खर्चे कर सकता है। एक ओनर क्या कर सकता है सर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर सकता है अपनी बिल्डिंग के ऊपर, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करा दी, बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं, छोटी रिपेयर कंस्ट्रक्शन, गलत बोल दिया, रिपेयर्स करा दिए, प्लांट एंड मशीनरी की सर्विसिंग करा दी। और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कर सकता है, बिल्डिंग में एक एडिशनल फ्लोर कंस्ट्रक्ट करा दिया, प्लांट एंड मशीनरी में कोई ऐसा काम करा दिया, ऐसा एक्सपेंडिचर करा दिया जिससे प्लांट एंड मशीनरी जो 2 लाख की थी वो 4 लाख की हो गई। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या हुआ, ये एग्जांपल ही आपका डिफरेंस है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो, ध्यान सुनना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो किसी भी एसेट को उसकी एक्चुअल कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है। कार खराब हो गई, आप सर्विस कराते हो, सर्विस कराने से क्या होता है, जो कार की वैल्यू थी वो इंटैक्ट रहती है, जो कार की कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंग वो काम करती है। कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप कार खरीद के लाए, वो देती है 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज, आपने कुछ खर्चा कराया, वो 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर का एवरेज हो गया, वो तो पॉसिबल नहीं है ना दोस्तों। इसलिए कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप करते हो जो आपके एसेट की कैपेसिटी जो ओरिजिनल है उसको मेंटेन करने के लिए होता है, इसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर ऐसा कोई एक्सपेंडिचर हो गया जिससे आपके एसेट की लाइफ बढ़ गई या फिर उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये डिफरेंस याद रखना, कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, ठीक है सर। ओनर ने क्या किया, कोई रेवेन्यू खर्चा किया, बिल्डिंग पे हो या प्लांट एंड मशीनरी पे हो, जितना भी खर्चा किया है सारे का सारा डालो पीएनएल में, हम अलाउ करेंगे आपके लिए। पर अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है, नया फ्लोर बना दिया बिल्डिंग के अंदर, तो और अकाउंटेंट ने डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा हुआ, आप क्या करोगे, ऐड बैक कर दोगे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी अलाउ होता है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल के वो अलाउ करेंगे। यानी कि पहले पूरा अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐड बैक, फिर लेस में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। सर अगर मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो समझो आप टेनेंट हो, आप किराएदार हो, आपने वो बिल्डिंग किराए पे ले रखी है या आपने वो प्लांट एंड मशीनरी किराए पे ले रखा है, तो आप क्या खर्चा कर सकते हो। सर सबसे पहले सबसे बड़ा रेवेन्यू खर्चा क्या होगा, अगर मैं टेनेंट हूं, मैं किराएदार हूं, तो मेरा सबसे बड़ा रेवेन्यू खर्चा क्या है, उस बिल्डिंग का या उस प्लांट एंड मशीनरी का रेंट जो मैं पे कर रहा हूं, बिल्कुल अलाउ होगा जितना भी पे करूंगा। साथ ही साथ हो सकता है ना, मान लो मैंने एक बड़ा सा हॉल रेंट पे ले लिया कि मैं यहां पढ़ाऊंगा, मैंने उस हॉल के अंदर व्हाइट वॉश कराया, रेवेन्यू खर्चा है, जो खर्चा होगा मुझे पीएनएल में अलाउ रहेगा, इनकम टैक्स अलाउ छोड़ देगा। मैंने क्या किया, उस हॉल में कंस्ट्रक्शन करा दिया, एक बड़े से हॉल में जो मैंने रेंट पे लिया था उसमें 4 पार्टीशन करके 4 क्लासरूम बना दिए। पार्टीशन कर दिया मतलब मैंने कंस्ट्रक्शन करा उसके अंदर, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो क्या मैं उस पूरे कंस्ट्रक्शन के एक्सपेंस को डाल दूं पीएनएल में, नहीं, उस पर क्या क्लेम करूंगा, डेप्रिसिएशन। यानी अगर मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया एज ए टेनेंट इस प्रॉपर्टी का, जो मैंने रेंट पे ले रखी थी, पहले से पूरे खर्चे को ऐड बैक कर दो, उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। ठीक है सर, हम बिल्कुल समझ गए। वेरी गुड दोस्तों, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। आओ क्वेश्चन देखते हैं पहले एक। कह रहे टैक्सेबल इनकम निकालो 5 की मिला के, जीपी गिवन है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट। अच्छा मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, हर पॉइंट का आंसर दे दूंगा, नीचे आंसर दिया है, खुद सॉल्व करना, ठीक है। जीपी गिवन है
19,50,000, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक, क्या करोगे सर, ये अदर सोर्स का इंटरेस्ट है, यहां से माइनस करो पीजीपीपी से और अदर सोर्स की इनकम में ऐड कर देंगे, यानी ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हुए ऐड कर देंगे। पर याद रखना ये सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट है, इसके ऊपर डिडक्शन मिलेगी 80 टीटीए की 10,000 रुपीज की। तो जब जीटीआई से टोटल इनकम पे जाओगे तो ये भी माइनस करनी पड़ेगी। ऑफिस एक्सपेंसेस कोई दिक्कत नहीं, अलाउ है। सैलरी स्टाफ को दी, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या बोला, स्टाफ को जो 1,20,000 की सैलरी दे रखी है, जो 1,20,000 डेबिट करके पीएनएल में, उसमें सैलरी पेड टू सेल्फ है, खुद को 25,000 की सैलरी दे रखी है, ये थोड़ी ना अलाउड है। यानी एक एक्सपेंस पता लग गया जो डिसअलाउ होगा, कौन सा, 25,000 का, क्योंकि रियल एक्सपेंस नहीं है, ये नोशनल एक्सपेंस है। ठीक है सर, यार रेंट दे रखा है 90,000 रुपीज का और इनकम साइड में दे रखा है, मतलब मुझे रेंट मिला है, इनकम साइड में तो मिला है। और क्या बोला है, इसका एक हाउस है जो लेट आउट है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि ये 90,000 रुपीज इसको अपने घर का रेंट मिला है जो इसने किराए पे चढ़ा रखा था। और हमको पता है रेंट अगर घर को किराए पे चढ़ा के मिलता है, ये हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट होता है और ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में जाएगी। तो इस 90,000 को भी पीएनएल से माइनस करो और जब जीटीआई निकालेंगे हाउस प्रॉपर्टी में ऐड कर देंगे। यहां से पता लग गया म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे हैं सर, म्युनिसिपल टैक्सेस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हुए यूज होते हैं, यानी इस खर्चे को भी ऐड बैक करेंगे और हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालते हुए सॉल्व कर देंगे। ठीक है सर, आगे चलते हैं। गिफ्ट टू वाइफ, वाइफ को गिफ्ट दिया, पीएनएल में डाल रखा है, पर्सनल एक्सपेंस ऐड बैक। ऑडिट फीस कोई दिक्कत नहीं है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घर के खर्चे यहां क्या कर रहे हैं, ऐड बैक। पेनल्टी पे करी, सर नहीं बताया पेनल्टी कौन सी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है या किसी लॉ की है, नहीं बताया तो सुनो, अजम्पशन हमेशा किसी लॉ की पेनल्टी है, ऐड बैक। ठीक है आगे चलते हैं। सेल ऑफ 48,500 रिकॉर्ड नहीं करी, अरे सेल रिकॉर्ड नहीं करी, इनकम है, चलो ऐड करो, इनकम को ऐड करो, प्रॉफिट में ऐड करनी पड़ेगी, इनकम है आपकी। अगला जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अरे बाबा लाइफ इंश्योरेंस, अपना या किसी का लाइफ का इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है, तो ये बिजनेस खर्चा कहां से हो गया, बिजनेस के अंदर फायर इंश्योरेंस कराओ, जनरल इंश्योरेंस कराओ तो बिजनेस खर्चा होगा, लाइफ इंश्योरेंस तो अपनी लाइफ करा रहे हो, ऐड बैक करो, अलाउड नहीं है। आगे उसने 22,000 रुपीज का खर्चा किया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट वाइफ, अच्छा वाइफ जिसकी डिपेंडेंट है, डिसेबल्ड है, उसका खर्चा किया, डिड नॉट डेबिट इन द एक्सपेंडिचर, मतलब 22,000 का खर्चा किया पर नहीं है पीएनएल में, अच्छी बात है नहीं है पीएनएल में, अलाउ भी नहीं होता, वाइफ खर्चा पर्सनल है, पीएनएल में होता हम ऐड बैक कर देते, है ही नहीं तो इग्नोर कर दो। पर जब ग्रॉस टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम पे जाओगे तो माइनस कर देना, 80 डीडी का डिडक्शन मिलता है, कितना मिलता है वो सॉल्व करो, पता लग जाएगा आपको, या जब पढ़ेंगे डिडक्शन करेंगे रिवीजन तब बताऊंगा। आंसर दे रखा है, फिर ध्यान रखना क्वेश्चन है टैक्सेबल इनकम मांगी थी, इसलिए पूरा सॉल्व कर रहे हैं, टैक्सेबल प्रॉफिट मांगा होता तो यहां पे आके रुक जाते। ठीक है नोट्स में है, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है जी, ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व कर लेंगे, पूरा दे रखा है मैंने आपको। चलो अभी करा सेक्शन 30-31, ये क्वेश्चन पढ़ो, कहता है एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन रिप्लेसिंग पेट्रोल इंजन इन जीप डीजल इंजन, मतलब एक जीप के अंदर पेट्रोल का इंजन लगा हुआ था, वो खराब हो गया, तो एसएससी ने क्या किया, पेट्रोल इंजन को हटा के डीजल का इंजन डाल दिया, पेट्रोल इंजन को डाल के डीजल का इंजन डाल दिया। ठीक है क्यों डाला, क्योंकि जो ओल्ड एंड डिफेक्टिव था, जो खराब था, वो चेंज कर दिया। अब देखो खराब को चेंज करके अच्छा बना रहे हो, रेवेन्यू खर्चा है। मैंने बताया कैपिटल खर्चा कब मानोगे, जब क्वेश्चन आपको बोले कि एसेट की लाइफ बढ़ गई, जितनी नॉर्मल लाइफ थी ज्यादा हो गई या कैपेसिटी ज्यादा हो गई, वो कहां बोला है, ये सिर्फ ना बोला है खराब पार्ट था लगा के ठीक कर दिया, तो ये रेवेन्यू है। कैपिटल कब होगा, जब क्वेश्चन बोलेगा उसकी लाइफ बढ़ गई, नॉर्मल लाइफ से ज्यादा हो गई या उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, या तो कुछ भी नहीं हुआ, खराब को ठीक किया, रेवेन्यू खर्चा। ऐसे ही अगला, कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहा था, उसने डेकोरेशन बदल दी अपनी, बस रेवेन्यू खर्चा, डेकोरेशन बढ़ने से लाइफ थोड़ी बढ़ गई। ठीक है सर, इतना क्लियर हुआ, ठीक है चलो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो। चलो नेक्स्ट सेक्शन हम चलेंगे, नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जो कि सेक्शन नंबर 40, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो चलो आगे चलते हैं, सेक्शन 40 पे चलते हैं। सेक्शन 40 कहता है आने वाले खर्चे हम अलाउ नहीं करेंगे। कब अलाउ नहीं करेंगे, जब वो इन कंडीशंस को वायलेट कर देंगे। मतलब सेक्शन 40 ने कुछ कंडीशंस बताई हैं, बोला है कंडीशन पूरी, खर्चा अलाउ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा पीएनएल में रहने दो। खर्चा कब डिसअलाउ होगा, अगर आने वाली कंडीशन वायलेट कर दोगे।
अब सेक्शन 40 कैपिटल ए, इनकम टैक्स में फर्क पड़ेगा, लॉ में फर्क पड़ता है, छोटा लेके मत आ जाना, बड़ा ए। 40 ए ब्रैकेट में 2 ये कहता है रिलेटिव्स को पेमेंट कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बिजनेस करता हूं, मान लो मैं पेन मैन्युफैक्चर का मेरा बिजनेस है, मेरे भाई क्या करता है, मेरा भाई पेन की रिफिल मैन्युफैक्चर करता है, तो क्या मैं भाई से रिफिल नहीं खरीद सकता? उसके बिजनेस से खरीद सकते हो सर, अगर उससे रिफिल खरीदूंगा तो पेमेंट कर सकता हूं। मतलब रिलेटिव्स को पेमेंट करना कोई गलत काम नहीं, गुनाह नहीं है, वो खर्चा अलग होता है। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर मेरे ही घर में बिजनेस चल रहा है या मेरा कोई रिलेटिव कोई काम कर रहा है और मैं अपने P&L में दिखा दूं एक्सेस करके पेमेंट करी है 10,000, दिखा दूं 20,000, इससे क्या होगा? मेरे खर्चे इन्फ्लेट हो जाएंगे, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहां इनकम टैक्स ने बोला है पेमेंट करो रिलेटिव को, कोई दिक्कत नहीं, करो पेमेंट टू रिलेटिव। पर अगर कोई पेमेंट 30,000 होनी चाहिए थी, आपने 45,000 कर दी, तो कितनी एक्सेस कर दी? 15,000, वो डिसअलाउ हो जाएगी। क्लियर? ठीक है सर, समझ आ गया। यानी कि रिलेटिव को पेमेंट कर सकते हैं, पर एक्सेस करेंगे तो डिसअलाउ हो जाएगा। पर नो डिसअलाउंस अगर पेमेंट आपने करी है एट ALP, आर्म्स लेंथ प्राइस। कई बार क्या होता है, आपने 30,000 के बजाय 40,000 पे कर दिए, पर वो 40,000 इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आर्म्स लेंथ प्राइस पे है। आर्म्स लेंथ प्राइस इतना समझ लो कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जेन्युइन प्राइस। तो अगर नॉर्मली एक्सेस पेमेंट करी, जितना एक्सेस किया होगा वो डिसअलाउ होगा। पर अगर आर्म्स लेंथ प्राइस पे करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अलाउ रहेगा। ठीक है सर जी, अलाउ रहेगा मतलब P&L में पड़ा है, पड़े रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, समझ आ गया सर, आगे चलते हैं सर। आओ मैं आपको क्वेश्चन पे लेता हूं। मिस्टर साहिल पेड 85,000 रुपीज एज सैलरी टू वाइफ सोनम। वाइफ को सैलरी पे करा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता काम करती हो। कितनी पे करी? 85,000, जो एक्सेस में है बाय 35,000, यानी नॉर्मली उस जॉब के लिए सैलरी होती 35,000 कम, इसमें कितनी सैलरी पे करी एक्स्ट्रा? 35,000। कितना डिसअलाउ करूं? पूरा 85,000 नहीं, जितना एक्सेस पे किया है वो 35,000 ऐड बैक कर देंगे। ठीक है। राकेश ने पे करे 90,000 रुपीज XYZ फर्म से गुड्स खरीदने के लिए। XYZ फर्म थी, उससे गुड्स खरीदना चाहता था भाई। जिस फर्म में राकेश के भाई की 30% की पार्टनरशिप है, और ये हमको पता है दोस्तों, हम रिविजन कर रहे हैं कि अगर मेरी या मेरे किसी रिलेटिव की किसी भी कंपनी में या किसी भी फर्म में 20% या ज्यादा का स्टेक होता है, तो वो कंपनी और वो फर्म मेरी रिलेटिव कहलाई जाती है। और यहां पे कितना है? 30%, यानी वो फर्म क्या है? मेरी रिलेटिव है। कितनी पेमेंट करी? 90,000 की। नॉर्मली कितना करता अगर वो गुड्स कहीं और से खरीदता? 50,000। कितना ज्यादा दिया? 40,000। कितना डिसअलाउ? एक्स्ट्रा वाला 40,000 डिसअलाउ। ठीक है। अगला, मिस्टर कमल ने 1 लाख रुपीज पे करे फॉर परचेज ऑफ गुड्स, और ये 1 लाख रुपीज ALP है, आर्म्स लेंथ प्राइस पे है। और अगर कोई भी पेमेंट आर्म्स लेंथ प्राइस पे है तो आगे पढ़ो ही मत, सीधा अलाउ हो जाएगा, क्योंकि आर्म्स लेंथ प्राइस को क्या माना इनकम टैक्स एक्ट ने? जेन्युइन प्राइस। ठीक है। रिलेटिव्स क्या होते हैं दोस्तों? ये डेफिनेशन है, आप इनको पढ़ लेना। ठीक है सर, ये था आपका सेक्शन 40A सबसेक्शन 2। याद करने की टेक्निक सुनो अब सर। 40A सबसेक्शन 2 कहता है पेमेंट टू रिलेटिव्स, यानी कि कैसे याद करोगे? सेक्शन 40A सबसेक्शन 2, हम दो हमारे दो दोनों रिलेटिव्स, हम दो हमारे दो दोनों रिलेटिव्स, दो मतलब 2। 40A सबसेक्शन 2, हम दो हमारे दो दोनों रिलेटिव्स। अब चलते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 40A सबसेक्शन 3, ये क्या बोलता है? सुनो, ये सेक्शन कहता है आपको कोई खर्चा करना है, रिलेटिव हो कोई हो, किसी को भी कोई खर्चा करना है, करो, हमें दिक्कत नहीं है। कैश में करना है, कैश में करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर गवर्नमेंट कहती है कैश पेमेंट्स को डिस्करेज करो यार, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के ऊपर जाओ। तो ये पेमेंट कैश, ये सेक्शन कैश पेमेंट्स को डीमोटिवेट करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए बना है। ये सेक्शन कहता है अच्छा कैश में पेमेंट करना चाहते हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? सुनो,
अगर आपने पेमेंट करी कैश में इन एक्सेस ऑफ 10,000, मतलब 10,000 रुपीज तक की पेमेंट कर रहे हो, 100 रुपए की, 500 की, 4,000 की, 8,000 की, 9,000 की, 10,000 की पेमेंट ही क्यों ना कर रहे हो कैश में, अलाउड है। दिक्कत कब है? जब पेमेंट 10,000 से एक्सेस की है, 10,500, 11,000, 12,000, 15,000, 2 लाख, 3 लाख ऐसी पेमेंट कर रहे हो कैश में, तो कंडीशन क्या बोलती है? आप 10,000 से एक्सेस पेमेंट कर रहे हो टू अ सिंगल पर्सन इन अ डे फॉर सिंगल बिल। दोबारा सुनो क्या बोला? पेमेंट करी इन एक्सेस ऑफ 10,000 टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे फॉर अ सिंगल बिल। एक इंसान को एक दिन में एक बिल के लिए, बोलो मेरे साथ भी याद होगा, टू अ सिंगल पर्सन, एक इंसान को, इन अ सिंगल डे, एक दिन में, फॉर सिंगल बिल, एक बिल के लिए, एक इंसान को एक बिल के लिए एक दिन में 10,000 से ऊपर पे करोगे तो डिसअलाउ होगा। मतलब मैंने कुछ गुड्स खरीदे जो कि थे 15,000 रुपए के राम से, राम आया, गुड्स मुझे दिए, राम आया एक पर्सन, एक दिन गुड्स देने आया, मैंने उसको पेमेंट कर दी 15,000 की कैश में। पेमेंट किसको करी? राम को, सिंगल पर्सन। कब करी? एक दिन में, सिंगल डे। एक ही बार खरीदा था, एक ही बिल के लिए 15,000 दे दिए, पूरा 15,000 डिसअलाउ। 48(2) में क्या था? एक्सेस अमाउंट डिसअलाउ था, यहां पे पूरा अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा, जितना पे करा पूरा डिसअलाउ हो जाएगा अगर कंडीशन वायलेट कर दिया आपने तो। सर सिंगल बिल का मतलब क्या? सुनो, अब मैं राम से दो अलग परचेज करके आया। एक परचेज करी मैंने 15 जनवरी को 8,000 की, दूसरी परचेज करी मैंने 20 जनवरी को फिर से 8,000 की, यानी दो अलग अलग डेट्स पे 8,000 की पेमेंट करी। टोटल एक ही बंदा है राम, मैं उससे 16,000 की पेमेंट का एक्सपेंडिचर कर चुका हूं। वो एक बार पैसे लेने आया मेरे पास, मान लो मैंने उसको एकदम से 16,000 रुपीज दे दिए। दो अलग अलग बिल्स की पेमेंट अगर मैं एक साथ भी कर दूं, यानी कि सिंगल पर्सन को पेमेंट कर रहा हूं, सिंगल डे में पेमेंट कर रहा हूं, 10,000 से ऊपर की है, पर ये सिंगल बिल है, अलग बिल है? सर अलग बिल है, 8,000 का अलग बिल था, 8,000 का अलग बिल था, तो ये कंडीशन वायलेट नहीं हुई, खर्चा अलाउड है। कंडीशन वायलेट कब होगी? वायलेट तब होगी अगर सिंगल पर्सन, सिंगल डे, सिंगल बिल तीनों हो जाएंगे और 10,000 से ऊपर होगी तो होगा। समझ आया? क्वेश्चन लेके जाता हूं और समझ आएगा। अच्छा सर कैश नहीं कर सकते तो क्या करें? चेक दो। सर कोई भी चेक चलेगा? नहीं, सिर्फ अकाउंट पे ही चेक चलेगा। अगर आपने क्रॉस चेक दे दिया या आपने बियरर चेक दे दिया, इसको गवर्नमेंट कैश ही मानती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है सर, क्रेडिट कार्ड से पे करो, पेटीएम करो, गूगल पे करो, जो करना नेट बैंकिंग करो, सब अलाउड है। कैश में 10,000 की लिमिट है। यही पेमेंट अगर आप सबको पेमेंट करो, गुड्स की करो, किसी भी चीज की पेमेंट करो, लिमिट क्या है? 10,000। पर अगर आप किसी जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रक वालों को पेमेंट करते हो तो उनके लिए लिमिट बढ़ाकर 10,000 की बजाय 35,000 की कर दी है। अब क्वेश्चन दिखाता हूं और क्लियर होगा आपको। कंडीशन याद रखना, एक्सेस पेमेंट कब देखनी है 10,000 से ऊपर? टू अ सिंगल पर्सन, सिंगल डे, सिंगल डे। 12 देखते हैं। मिस्टर ए को 10,000 कैश में दिया, 10,000 क्रॉस ही नहीं हुआ, क्यों जाना कंडीशन के ऊपर? अलाउड। मिस्टर बी को 8,000 दिए, कंडीशन वायलेट ही नहीं हुई, 10,000 से ऊपर होगा तो आगे जाएंगे, अलाउड। मिस्टर सी को कैश में 18,000 रुपीज दिए, कहीं बोला है कि एक बिल की जगह दो बिल की पेमेंट है? नहीं बोला, तो क्या मानोगे? एक ही बिल की पेमेंट होगी। मिस्टर सी एक इंसान को एक दिन में 18,000 की पेमेंट कर दी, यानी सिंगल पर्सन, सिंगल डे, सिंगल बिल, पूरा 18,000 डिस अलाउड, एड बैक कर देंगे। क्लियर? आगे मिस्टर ए को, एक इंसान को पेमेंट कर रहा हूं 1 अप्रैल को 9,000 की, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अप्रैल को 10,000, कोई दिक्कत नहीं है। 3 अप्रैल को 15,000। तो देखो जो 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को पेमेंट करी वो तो लिमिट के अंदर ही थी। ए को एक दिन में 10,000 तक की पेमेंट करी, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये दोनों अलाउ हो गए, ये थर्ड वाला पूरे का पूरा डिसअलाउ हो गया। ठीक है, अगला 40,000 पे करे मिस्टर एक्स को, कैसे? नहीं बोला कब पे करे, तो मानेंगे एक ही दिन पे हुए होंगे। 15,000 पे करे बेरर चेक से, तो मैंने बोला कैश इंक्लूड्स क्रॉस चेक एंड बेरर चेक, मतलब बेरर चेक क्या माना जाएगा? कैश। कैश में 15,000 की पेमेंट कर दी, डिसअलाउ हो जाएगी, एड बैक करेंगे। और उसी दिन 25,000 पे करे अकाउंट पे चेक से, ये तो अलाउड है, गवर्नमेंट ने कैश पेमेंट बना कर दी तो अलाउड है, ये पूरा अलाउड रहेगा। अगला 18,000 रुपीज मिस्टर राम को पे करे 5 अगस्त 19 को, एक दिन में एक इंसान को 18,000 पे करे, पर दो अलग अलग बिल्स के लिए, तो दोनों अलाउड हैं। समझ आ गया? ठीक है।
आगे चलते हैं। पेमेंट इन कैश करी 1 लाख रुपीस के बिल की सिंगल डे में, डिसअलाउड। 1 लाख की पेमेंट है सिंगल डे में, वेरी गुड। अगला, पेमेंट करी कैश की, देखो 1 अप्रैल को 9,000, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ हो जाएगा। 1 जनवरी को 81,000, तो ये डिसअलाउ हो जाएगा, 10,000 क्रॉस कर गया, ठीक है। पेमेंट इन कैश कब करी? 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपीस की, एक दिन में 1 लाख की पेमेंट कर रहे हो आप टू अ सिंगल क्रेडिटर, एक बंदे को एक दिन में 1 लाख की पेमेंट कर रहे हो कैश में, पर फॉर डिफरेंट बिल्स जो 7,500 ईच के थे। मतलब मैंने उसके साथ 7500 7,500 की बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर ली थी, पेमेंट एक दिन में कर रहा हूं, तो कंडीशन वायलेट नहीं हुई। कंडीशन क्या बोलती है? एक बिल के लिए 10,000 से ऊपर नहीं दे सकते, ये तो अलग अलग बिल है। और क्या किसी भी बिल का अमाउंट 10,000 क्रॉस कर रहा है? नहीं, तो पेमेंट अलाउड है। हाँ, इसमें से एक भी बिल ऐसा होता जो 10,000 क्रॉस कर जाता और उसकी पेमेंट मैंने एक दिन में कर दी होती, तो वो वाला बिल डिसअलाउ हो जाता, ठीक है। पेमेंट करी 32,500 की कैश में टू अ ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सर जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए लिमिट 10,000 नहीं है, 35,000 है, ये अलाउ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। 35,000 की ऑडिट फीस की पेमेंट थी, मैंने क्रॉस चेक के थ्रू पे कर दी। क्रॉस चेक इक्वल टू कैश माना जाता है। एक दिन में ऑडिट फीस की पेमेंट 10,000 से ऊपर कर दी, क्रॉस चेक बोलो कैश बोलो एक ही बात है, 35,000 पूरा डिसअलाउ। नीचे दे रखा है आंसर, ठीक है। अगला, परचेज किया मैंने स्क्रैप परचेज किया 60,000 रुपीज का 26 दिसंबर को, ठीक है। परचेज किया, पेमेंट अभी नहीं करी। पेमेंट कैसे करी? 20,000 क्रॉस चेक से। क्रॉस चेक क्या होता है? कैश, ये 20,000 डिसअलाउ। 25,000 पे करे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ईसीएस से बैंक के थ्रू, ये तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। और 15,000 कैसे पे करे? कैश से पे करे, 10,000 ऊपर कैश पे कर दिया, डिसअलाउ हो जाएगा। यानी कि 20,000 और 15,000 ये डिसअलाउ हो जाएगा। तो फिर ये क्या बोला है? जो 15,000 कैश पे करेंगे, ये 2 पेमेंट वाउचर बना दिए 7,500 के। क्या फर्क पड़ता है? हमें बिल देखना है, वाउचर नहीं देखना, ठीक है। वाउचर कितने मर्जी बना दो, उसमें लिमिट नहीं है, लिमिट बिल की है। यानी ये सेक्शन कब लगता है? जब एक दिन में एक इंसान को एक बिल के लिए 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट करते हो, तो जितना पेमेंट कैश में किया है सब डिसअलाउ, एंड कैश इंक्लूड्स बेयर चेक एंड क्रॉस चेक। सर क्या कुछ एक्सेप्शंस भी हैं? हाँ, एक्सेप्शन सुनो क्या क्या है। अगर आप पेमेंट कर रहे हो आरबीआई को, किसी बैंक को, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, या एग्रीकल्चर के काम करने के लिए, तो कोई लिमिट नहीं है, जितना पे करना है कैश में करो, ठीक है सर। आप पेमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट को, जितना पे करना है कैश में करो, ठीक है। खाली इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आगे सुनो, एग्रीकल्चर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आप एनिमल हस्बेंड्री के लिए काम करो, फिश एंड फिश प्रोडक्ट के लिए काम करो, हॉर्टिकल्चर एपीकल्चर के लिए काम करो, गवर्नमेंट कहती है बहुत ज्यादा डेवलप बिजनेस नहीं है, इनको जितनी पेमेंट करनी है कैश में कर दो। ऑफकोर्स एक फार्मर, एक पोल्ट्री फार्म वाला कहां बैंक अकाउंट खुलवाएगा? कैश में काम करता है, करने दो, आप उनको कैश पेमेंट जितनी करनी करो। हम एक्सेप्शन में डाल दिया है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है सर। अगला, कॉटेज इंडस्ट्री, आपने कुछ परचेज किया ऐसी कॉटेज छोटी इंडस्ट्री से जो विदाउट पावर काम करती है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है यार, वो आपको कुछ बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कर दो कैश में पेमेंट, अच्छी बात है, डेवलप होंगे। लॉजिक समझ रहे हो गवर्नमेंट का, ठीक है। आपने पेमेंट करी किसी ऐसे गांव में या ऐसे टाउन में जहां पे जिसको पेमेंट कर रहे हो उसका बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो अगर उसका बैंक अकाउंट ही नहीं है उस गांव में, तो कैश देना पड़ेगा, दे दो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आपने अपने एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को खर्चा किया, क्या? ग्रेचुटी पे कर दी। ग्रेचुटी का मिलती है रिटायरमेंट पे, बड़ा अमाउंट पे कर दिया, तो इसकी लिमिट 50,000 तक की है। 3 बन गए लिमिट्स। नॉर्मली 10,000, जीटीए को पेमेंट कर रहे हो 35,000, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट पे कर रहा है, तो कितना दे सकता है कैश में? 50,000। ज्यादा देगा, पूरा डिसअलाउ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है, एक एम्प्लॉय काम से गया बाहर काम करने के लिए, और जहां पे काम करने गया वहां उसका बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो अब क्या होगा? तो यहां गवर्नमेंट कहती है अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बाहर, समझ लो किसी शिप पे भेजता है काम करने के लिए, शिप पे तो बैंक अकाउंट होगा नहीं उसका, तो भाई अगर कम से कम 15 दिन के लिए भेजा हुआ है, कम से कम 15 डेज के लिए भेजा हुआ है, तो कर दो कैश पेमेंट जितनी करनी है। बंदा 15 दिन से ज्यादा रह रहा है तो गवर्नमेंट कहती है भाई फिर तो खर्चा पानी करना होगा, पर अगर 15 दिन से कम के लिए गया है तो गवर्नमेंट कहती है अब नहीं भैया, 10,000 कैश बहुत है,
ठीक है सर। और किसी दिन बैंक ही बंद है या बैंक की स्ट्राइक है तो उस दिन तो कैश पेमेंट कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन पॉइंट ये थे, ठीक है, रीडिंग कर लेना। ये है एक्सेप्शंस, रूल 6DD। और क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है। आपने पेमेंट करी कैश में 3 लाख की रेलवे को, रेलवे मतलब गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो। इंडियन रेलवे किसकी है? गवर्नमेंट की। जितनी करनी है करो, फुल अलाउड, ठीक है। 2 लाख की पेमेंट करी कैश में एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर गवर्नमेंट कहती है फार्मर्स को देना है, 2 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, कैश में अलाउड है। 62,000 कैश पेमेंट करा आपने कंसल्टेंसी सर्विस लेने के लिए किसी टेक्नीशियन को। सर ये तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, एक्सेप्शन में तो गवर्नमेंट थी, बैंक्स थे, एग्रीकल्चर था, पोल्ट्री फार्म था, कहीं बैंक की छुट्टी हो सब था, टेक्नीशियन कहां था? ये तो नॉर्मल पेमेंट थी सर, इसमें तो 10,000 की लिमिट लगती, 62,000 पे कर दिया, ये हो जाएगा डिसअलाउड। ठीक है, ठीक है, ये आप खुद करोगे 15, आपको होमवर्क है दोस्तों। 16th मैं खाली लास्ट पार्ट करा रहा हूं। सैलरी पे करी 80,000 रुपीज की एक एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है 80,000 रुपीज की कैश में, जो टेम्पोरेरी एक शिप पे गया 10 दिन के लिए काम करने के लिए। अभी शिप वाला पॉइंट पड़ा, शिप पे काम करने के लिए भेजा है, तो क्या देखना है, क्या कम से कम 15 दिन के लिए गया है? अगर हां तो कर दो कैश पेमेंट। 15 दिन से कम के लिए गया है तो सेक्शन नहीं लगता। कितने दिन के लिए गया है? 10 दिन के लिए गया है। 15 से कम के लिए गया है, पूरा डिसअलाउड। क्लियर? ये था सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 रेड विद रूल 6DD जो बताता है एक्सेप्शंस को। अगला सेक्शन 40A सबसेक्शन 7, बहुत इजी सेक्शन दोस्तों। ये कहता है एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय के लिए ग्रेच्युटी का फंड ओपन करना था, करो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये बताओ, वो जो ग्रेच्युटी का फंड है जहां आपका एम्प्लॉयर आपके लिए पैसे जमा कर रहा है, वो अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है? अगर अप्रूव्ड है, आपका बॉस पेमेंट कर रहा है आपके बिहाफ पे किसी अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में, खर्चा अलाउ रहेगा, बॉस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलाउ रहेगा। बॉस ने प्रोविजन बना दिया बुक्स में, क्या बना दिया? प्रोविजन। पेमेंट अभी करी नहीं फंड में, अप्रूव्ड फंड में पेमेंट करनी थी, पर अपनी बुक्स में प्रोविजन बना दिया कि कर दूंगा पेमेंट, तो खत्म हो गया प्रीवियस ईयर 31 मार्च को। गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट कहती है अगर 31 मार्च को तुम्हारा प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गया भाई, तो इस प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स की रिटर्न कब भरोगे? मैंने बोला या तो भरूंगा 31 जुलाई को या भरूंगा 30 सितंबर को, वो देखना पड़ेगा आईटीआर की डेट क्या है मेरी। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड के लिए प्रोविजन बना रहे हो, एम्प्लॉयर भाई साहब अपने पीएनएल के अंदर प्रोविजन डाल रहे हो, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे प्रोविजन की पेमेंट अपनी आईटीआर फाइल करने से पहले पहले कर देना। अगर कर दी तो ये प्रोविजन अलाउड है, वरना प्रोविजन डिसअलाउड है। ठीक है, और अगर वो फंड अप्रूव्ड ही नहीं है तो आप चाहे पेमेंट करो या प्रोविजन बनाओ, हमेशा डिसअलाउ एड बैक होगा ही होगा। ठीक है सर, और क्वेश्चन देखते हैं। प्रोविजन बनाया अप्रूव्ड ग्रेच्युटी का 10 लाख रुपए का, अप्रूव्ड फंड में 10 लाख का प्रोविजन बनाया। सर ये नहीं बताया कि रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले बॉस ने पेमेंट कर दिया नहीं कर दी, ऐसा तो नहीं सिर्फ प्रोविजन बना के छोड़ दिया हो, नहीं करी। आपका इंस्टीट्यूट क्या असम्पशन मानता है कि पेमेंट कर दी होगी तो अलाउ कर देंगे। ठीक है, पेमेंट करिए अप्रूव्ड ग्रेच्युटी की, पेमेंट कर रहा है, अलाउ, कोई दिक्कत नहीं। प्रोविजन बनाया अनअप्रूव्ड का, तो मैं देखूं आईटीआर की डेट, नहीं सर अनअप्रूव्ड है तो पेमेंट हो प्रोविजन अलाउ होता ही नहीं है, पूरा डिसअलाउड। लास्ट अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड पेमेंट करी, डिसअलाउड। क्लियर? ये था 40A सबसेक्शन 7 था ये। अब चलते हैं आगे 40A सबसेक्शन 9 के ऊपर। ये बात करता है प्रोविडेंट फंड की। ये बहुत सिंपल है दोस्तों, देखो सर प्रोविडेंट फंड कितने तरीके हो सकते हैं, हमने पढ़ा सैलरी में। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, शॉर्ट में बोलते हैं एसपीएफ। एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, शॉर्ट में बोलते हैं आरपीएफ, यानी एसपीएफ आरपीएफ। एक होता है पीपीएफ और लास्ट होता है यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड फंड। आपको क्या देखना है, क्वेश्चन में अगर दिख जाए प्रोविडेंट फंड को पेमेंट हो रही है, बस ये ध्यान रखना वो अनअप्रूव्ड तो नहीं है। अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड के अलावा किसी भी प्रोविडेंट फंड में पेमेंट करो सब अलाउड होती है, बस अनअप्रूव्ड फंड में पेमेंट करोगे तो डिसअलाउ हो जाएगी। प्रोविजन बनाया आरपीएफ का, रिकॉग्नाइज्ड फंड का, अलाउड है।
पेमेंट करी एसपीएफ की स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अलाउड है, प्रोविजन और पेमेंट करी पीपीएफ की पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अलाउड है, पर प्रोविजन या पेमेंट कर दी यूआरपीएफ में अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में डिसअलाउ हो जाएगी। यानी प्रोविडेंट फंड में क्या रखना है, अनरिकॉग्नाइज्ड डिसअलाउ, बाकी सब अलाउ। ठीक है, समझ आ गया। ये दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है, जितना अभी तक पढ़ाया है उसके बेस पे है, आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है आपको। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रॉपर फॉर्मेट में दे रखा है आंसर, सॉल्व करो। डाउट है तो या तो वीडियो में कमेंट कर दो, बेटर मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। बाकी आंसर पूरा दे रखा है विद लॉजिक, आपको पक्का क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है सर, हम कर लेंगे इस आंसर को। चलो चलते हैं आगे। कितना याद कर लिया देखें एक बार, कितना मतलब पढ़ लिया, कितना रिवाइज हो गया हमारा साहब, आ जाओ। हमने दोस्तों सबसे पहले देखा सीरीज है सेक्शन की 28 से 44। हमने पहले देखा 37 जो कहता है जनरल डिडक्शन, 6 कंडीशन पूरी करोगे, रियल होना चाहिए, नोशनल नहीं, पर्सनल नहीं, कैपिटल नहीं, तो खर्चे लाभ होते हैं। फिर गए 30 और 31 पे जो बात करता है लैंड और बिल्डिंग खर्चे और प्लांट एंड मशीनरी खर्चे। इसमें देखा कि रेवेन्यू खर्चा क्या होता है, कैपिटल खर्चा क्या होता है, डिफरेंस समझा। फिर हम गए सेक्शन 40 के ऊपर जो कहता है अगर कंडीशन पूरी नहीं हुई खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। उसमें 40A सब सेक्शन 2 देखा, हमारे दोनों रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हो अलाउ हो सकती है, रिलेटिव को एक्सेस पेमेंट करोगे तो एक्सेस वाला पोर्शन डिसअलाउ होगा, पूरा नहीं, एक्सेस वाला डिसअलाउ होगा। 40A सब सेक्शन 3 देखा, एक दिन में एक इंसान को एक बिल के लिए 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट करते हो तो एंटायर पेमेंट डिसअलाउ होती है, सिर्फ एक्सेस नहीं, पूरी डिसअलाउ होती है। ठीक है सर, देख लिया पॉइंट ये भी। फिर हम गए 40A सबसेक्शन 7 के ऊपर, ये कहता है ग्रेजुएटी फंड पेमेंट कर रहे हो, अप्रूव्ड है तो पेमेंट भी अलाउड है, प्रोविजन भी अलाउड है, पर प्रोविजन कब अलाउ होगा, अगर अपनी आईटीआर की डेट से पहले पहले प्रोविजन जो बनाया था उसकी पेमेंट भी कर दी। अनअप्रूव्ड में तो कुछ भी करो डिसअलाउ होता है। फिर गए 40A सबसेक्शन 9 के ऊपर, ये बात करता है प्रोविडेंट फंड की। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में चाहे पेमेंट करो या प्रोविजन करो हमेशा डिसअलाउ। अनरिकॉग्नाइज्ड फंड के अलावा किसी भी प्रोविडेंट फंड में पेमेंट करो या प्रोविजन, चाहे वो आरपीएफओ रिकॉग्नाइज्ड फंड, एसपीएफओ चैरिटी फंड, पीपीएफओ प्रोविडेंट फंड, सब अलाउड है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अगला सेक्शन। अब चलते हैं 40 छोटे ए के ऊपर। ये कहता है, एक सेक्शन में आपको दिखाता हूं, आ जाओ, यहीं पे है। ये कहता है दो सबसेक्शन है, 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 1, 40A सबसेक्शन ए क्लॉज 1A। ये सेक्शन क्या बोलता है कि आप किसी को कोई भी पेमेंट कर रहे हो करो, पर क्या इस पेमेंट के ऊपर टीडीएस का इंप्लीकेशन है? अगर हां तो भाई साहब आप जो पेमेंट कर रहे हो इसके ऊपर टीडीएस काट के आपको पेमेंट देनी चाहिए थी। क्या आपने टीडीएस काटा? मैंने कहा हाँ, मैंने काट के गवर्नमेंट को जमा भी कर दिया, तो जो पेमेंट कर रहा हूं, जो एक्सपेंडिचर है, मुझे अलाउ रहेगा। पर अगर जो मैंने पेमेंट करी, चाहे वो नॉन रेजिडेंट को करी या रेजिडेंट को करी, इस पेमेंट के ऊपर मुझे टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करना चाहिए था, मैंने टीडीएस नहीं काटा या मैंने काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, तो क्या होगा? अब जो मैंने पेमेंट करी है ना, अगर ये नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा हूं तो जितनी पेमेंट करी थी विदाउट टीडीएस कर दी, ये पूरी की पूरी 100% पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगी, एड बैक करनी पड़ जाएगी। पर अगर यही पेमेंट किसी रेजिडेंट को कर रहा था तो गवर्नमेंट कहती है रेजिडेंट को कर रहे थे ना, तो पूरी पेमेंट डिसअलाउ मत करो, उसका 30% डिसअलाउ करो। मतलब कैसे करना है? सेक्शन 40 है दोस्तों, सेक्शन 40A 40A1 40A1A। पेमेंट करी आपने रेजिडेंट को टीडीएस काट के जमा कराना चाहिए था, नहीं काटा है, काट के जमा नहीं कराया, तो पूरा पेमेंट नहीं, उसका 30% डिसअलाउ कर दो। मतलब अगर 1 लाख की पेमेंट डेबिटेड है पीएनएल में तो 30,000 एड बैक कर दो। ये अगर नॉन रेजिडेंट को की होती तो पूरा 1 लाख एड बैक हो जाता। ठीक है सर, आओ इसको डीप में चलते हैं। हाँ, देखो इन डायग्राम्स को बना लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला एग्जाम्पल 1, पेमेंट मेड 1 लाख रुपीज की। एग्जाम्पल के लिए उसके ऊपर 10,000 का टीडीएस काटना चाहिए था आपको, ठीक है। 1 लाख की पेमेंट आपने करी, कब करी पेमेंट? हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1920। मैंने 20 सितंबर को पेमेंट कर दी, 1 लाख रुपीज की पेमेंट कर दी, टीडीएस काट के जमा भी करा दिया, जो भी होती है टीडीएस की डेट्स जमा करा दिया। फिर आया मेरा असेसमेंट ईयर। पर अगर मैंने
टीडीएस काट के टाइमली जमा करा दिया तो मैं आगे क्यों देखूं? जो पेमेंट करी थी टीडीएस काट के जमा हो गया, ये पूरा 1 लाख जो मैंने प्रीवियस ईयर में पे करा है पूरा अलाउ हो जाएगा। सेकंड केस क्या बोलते हैं, 1920 के अंदर मैंने 5 जनवरी 19 को, देखो इसमें क्या हुआ, मैंने 5 जनवरी 19 को पेमेंट करी, इसे 19 में बोलो दोस्तों, से 20 बोलो आप लोग, 5 जनवरी 20 को पेमेंट करी 1 लाख रुपीस की, ठीक है। टीडीएस काट लिया, मतलब जब मैंने पेमेंट करी, जिस प्रीवियस ईयर में मैंने पेमेंट करी उसी प्रीवियस ईयर में टीडीएस काट लिया, यानी पेमेंट जो करी टीडीएस काटने के बाद करी, पर गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया टीडीएस, तो खत्म हो गया प्रीवियस ईयर। अब गवर्नमेंट आपसे कहती है आपने जब पेमेंट करी टीडीएस काट लिया ना, काटना इंपॉर्टेंट था, काट लिया, मैंने कहा हाँ मैंने काट के पेमेंट करी है, गवर्नमेंट ने कहा मतलब वो पैसे आपके पास हैं, जो आपने अगर 1 लाख की पेमेंट करनी थी उसमें 10,000 का टीडीएस था तो आपने 90,000 पे किए होंगे, 10,000 रख लिए होंगे टीडीएस के नाम पे कि आप हमें जमा कराओगे, 90 पे कर दिए। अब जो 10,000 आपने रख लिए, आपका प्रीवियस ईयर खत्म हो गया 31 मार्च को, अब आती है आपकी आईटीआर की डेट, वो या 31 जुलाई होगी या 30 सितंबर होगी, तो जो आपने काट के अपने पास रखा है ना, ये अपनी आईटीआर की डेट तक भी हमें जमा कर दोगे तो भी हम इस खर्चे को अलाउ रहने देंगे। मतलब कि जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट कर रहे हो, जिस पे आना चाहिए टीडीएस, उस प्रीवियस ईयर में काट लिया ना टीडीएस, जमा कब तक कर सकते हो? अपनी आईटीआर की डेट तक, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा टीडीएस के ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगेगी, वो लगेगी, पढ़ेंगे टीडीएस में, मैं तो पीजीबीपी में ये बताना चाह रहा हूं ये पूरा खर्चा अलाउ कब रहेगा और डिसअलाउ कब होगा, ठीक है। मैंने टीडीएस काट लिया 5 जनवरी को, जमा कब किया? 5 मई को जमा कर दिया। डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग की? मैं कुछ गलती कर रहा हूं, एक सेकंड दोस्तों, 20 होगा, 20 होगा, हाँ। डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग की? 31 जुलाई। मैंने क्या अपनी आईटीआर की डेट से पहले जमा कर दिया? हाँ सर मैंने 5 मई को जमा कर दिया, तो ये पूरा खर्चा मुझे 1920 में ही अलाउ रहेगा। अगला केस देखो, प्रीवियस ईयर 1920, 23 दिसंबर 2019 को मैंने एक पेमेंट करी, टीडीएस काट लिया, यानी जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट कर रहा हूं उसी प्रीवियस ईयर में टीडीएस काट लिया, बाकी पेमेंट कर दी। अब आई मेरी आईटीआर की डेट 31 जुलाई, तब तक जमा नहीं कराया गवर्नमेंट को। जमा कब कराया? उसके बाद 5 अक्टूबर को जमा कराया। यानी ये केस क्या है, जिस प्रीवियस ईयर पेमेंट कर रहे हो आपने टीडीएस काट तो दिया पर अपनी आईटीआर की डेट तक जमा नहीं करा पाए, उसके बाद जमा कराया आपने, तो अब क्या होगा? जिस प्रीवियस ईयर की पेमेंट थी, अगर ये नॉन रेजिडेंट को की थी पेमेंट तो पूरी पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगी, और अगर रेजिडेंट को पेमेंट करी थी तो 30% डिसअलाउ हो जाएगी। हो गई डिसअलाउ। पर अब मैं गवर्नमेंट के पास गया, मैंने कहा गवर्नमेंट माना मैंने अपने प्रीवियस ईयर 1920 की आईटीआर तक जमा नहीं कराया टैक्स, और उसके बाद तो टीडीएस जमा कराया ना मैंने आपको। गवर्नमेंट ने कहा आपने कराया। गवर्नमेंट कहती कब जमा कराया? मैंने कहा मैंने 5 अक्टूबर 2020 को जमा करा दिया। गवर्नमेंट ने बोला ये 5 अक्टूबर 2020 कौन सा प्रीवियस ईयर है? मैंने कहा सर ये 2021 है। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने टीडीएस लेट जमा कराया, आईटीआर के बाद जमा कराया, तो हमने 1920 में खर्चा डिसअलाउ किया था। तो जब हमको मिल गया टीडीएस, तो जो खर्चा 1920 में डिसअलाउ किया था वो उस साल उस प्रीवियस ईयर में अलाउ कर दिया जाएगा आपको। यानी अगर अभी आपके प्रॉफिट्स में ऐड बैक किया था, उस साल आपके प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर जी। अगला केस देखो, स्पेशल केस। प्रीवियस ईयर 1920, 11 नवंबर को मैंने पेमेंट करी पर टीडीएस नहीं काटा, खत्म हो गया प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में क्या जरूरी था कि काट तो लो कम से कम। भाई ने काटा कब? 5 अप्रैल को, जब प्रीवियस ईयर 2021 शुरू हो गया, वहां टीडीएस डिडक्ट किया। और डिपॉजिट कब किया? अपनी आईटीआर से पहले ही डिपॉजिट कर दिया। यानी इन जनरल आपने अपनी आईटीआर 1920 की आईटीआर कब फाइल होती है? 31 जुलाई तक, उससे पहले जमा भी कर दिया काट के, पर तब भी डिसअलाउ होगा। क्यों डिसअलाउ होगा? क्योंकि जिस ईयर में पेमेंट कर रहे हो उस साल टीडीएस काटना जरूरी है। जमा करने के लिए 31 जुलाई की डेट है, पर अगर प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, टीडीएस काटा ही नहीं था, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, कोई फिर दिक्कत है, ये खर्चा डिसअलाउ ही रहेगा। नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हो पूरा डिसअलाउ, रेजिडेंट को पे कर रहे हो 30% डिसअलाउ। क्लियर? ठीक है, इन सारे एग्जांपल्स को आप नोट करोगे। आओ चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर।
मिस्टर ए ने 1 लाख खर्चा किया है 1920 में, जिसपे टीडीएस आना चाहिए था। मिस्टर ए की ड्यू डेट क्या आईटीआर फाइलिंग की 31 जुलाई, यानी कि 31 जुलाई से पहले देखना पड़ेगा। आओ देखते हैं। 23 फरवरी को काट लिया, प्रीवियस ईयर के अंदर काट लिया, हाँ जी। जमा कब कराया? 5 मार्च को ही जमा करा दिया, तो खर्चा क्या होगा? बिल्कुल अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो अलाउ है अलाउ रहेगा। 18 मार्च को टीडीएस काटा, ठीक है। प्रीवियस ईयर में काट लिया, हाँ जी। कब जमा कराया? 6 मई को जमा कराया, प्रीवियस ईयर में काट लिया। अपनी आईटीआर की डेट 31 जुलाई से पहले पहले जमा भी करा दिया, खर्चा अलाउ प्रीवियस ईयर में हो जाएगा। 15 मार्च को टीडीएस काट लिया, प्रीवियस ईयर में टीडीएस काट लिया। जमा कब कराया? 31 जुलाई के बाद जमा कराया। तो अब क्या हुआ? प्रीवियस ईयर में खर्चा डिसअलाउ, नहीं बताया किसको पेमेंट कर रहे हो, तो माना जाएगा रेजिडेंट को पे कर रहे हो, तो 70% अलाउ रहेगा, मतलब कि 30% ऐड बैक कर देंगे। और ये 30% जो प्रीवियस ईयर 1920 में ऐड बैक किया है, कब अलाउ होगा? सर जब आपने जमा करा दिया टैक्स, 10 अगस्त को जमा करा दिया, 10 अगस्त 20 कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर 2021, उस साल अलाउ हो जाएगा। क्लियर? ये था सेक्शन 40A सबसेक्शन 1 और 40A सबसेक्शन 1A। आगे चलते हैं। ये पूरा हो गया। इसने एक बात और ध्यान रखनी है, स्पेशल पॉइंट क्या बोलता है सुनो। कहता है सर मैंने किसी को पेमेंट करी, टीडीएस नहीं काटा या काट के आपको जमा नहीं कराया, कोई भी केस हो, पर हुआ क्या ना सर, जब तक मेरी आईटीआर फाइल करने की डेट आई थी, इससे पहले जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूं उसकी तो वो इनकम है। अगर मैं किसी से कुछ परचेज कर रहा हूं यानी वो मुझे सेल कर रहा है, तो मेरा खर्चा है, वो उसकी इनकम है। दोबारा सुनो क्या बोल रहा हूं। मैंने किसी को पेमेंट करी, टीडीएस आना चाहिए था, मैं काटना भूल गया, काट के जमा नहीं कराया, कोई भी केस हो, पर वो ईमानदार आदमी था, उसने क्या किया, वो जो इनकम हुई मुझसे उसने वो इनकम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई, उसके ऊपर टैक्स पे करके आईटीआर गवर्नमेंट को जमा कर दी। तो अगर वो ईमानदार इंसान है, उसने आईटीआर जमा कर दी गवर्नमेंट को, और जो मैंने खर्चा दिखाया था उसने उसको इनकम मान के दिखा दिया, तो गवर्नमेंट का पर्पस पूरा हो गया। गवर्नमेंट को जो था कि भाई अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं, गवर्नमेंट को डर क्या था, सामने वाला बंदा हो सकता है पेमेंट रख ले, मुझे टैक्स ना पे करे, तो गवर्नमेंट कहती है टीडीएस काट के दो। पर गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया ना उसकी तरफ से, तो गवर्नमेंट तब भी मुझे खर्चा अलाउ कर देगी। यानी कि अगर मैंने 1 लाख की पेमेंट करी, 10,000 टीडीएस काटना चाहिए था, नहीं काटा, डिसअलाउ होना चाहिए था अमाउंट मुझे। वो नॉन रेजिडेंट है तो पूरा, वो रेजिडेंट है तो 30%। पर अब क्या होगा, सामने वाले बंदे ने चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, हमारी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, आईटीआर फाइल कर दी उस इनकम को दिखा के, तो अब मैं बच जाऊंगा, अब मेरा कोई क्लॉज नहीं लगेगा, मेरा खर्चा मुझे अलाउ रहेगा। सर गवर्नमेंट को कैसे पता? तो मैं सामने वाली पार्टी के पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई तेरा टीडीएस काटना भूल गया था, तूने इनकम दिखा दी, वो कहेगा हाँ मैंने दिखा दी, तो उसकी आईटीआर लूंगा, गवर्नमेंट को दिखा दूंगा भाई आपके पास टैक्स पहुंच गया है। यानी मेरा काम क्या होगा ऐसे केस में, टीडीएस काटना भूल गया हूं तो उससे प्रूफ लेके आना पड़ेगा कि उसने इसको इनकम मान के कर दिया है। एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है आगे, ये भी क्लियर हो गया आपका। ये क्या होता है, वैसे पॉइंट फाइनल लेवल का है, बेसिक सुन लो। इक्वलाइजेशन लेवी, ये बेसिकली होती है अगर मुझे ऑनलाइन एड्स कराने हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उनका इंडिया में ऑफिस नहीं है, वो सबके फॉरेन में है, इंग्लैंड में, अमेरिका में ऑफिस है उनके, तो गवर्नमेंट कहती है यार आप पैसे दे रहे हो यूट्यूब को, फेसबुक को, ठीक है, पेमेंट कर रहे हो इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर पेमेंट कर रहे हो, मतलब वो लोग बाहर कमा रहे हैं, बाहर ही टैक्स दे रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को, इंडिया गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। इंडिया गवर्नमेंट क्या कह रही है, वो फेसबुक और वो यूट्यूब जिनको आप पेमेंट करके अपने ऐड करा रहे हो, देखा ना यूट्यूब पे ऐड आते हैं, हर वीडियो में ऐड आते हैं थोड़े बहुत, ऐड कहां पे देख रहे हो, ऐड इंडिया के लोग देख रहे हैं, ऐड पे क्लिक करके कुछ खरीद लिया, पैसे उन लोगों को मिल रहे हैं, और यूट्यूब को और फेसबुक के पैसे मिल रहे हैं जो मैं उनसे ऐड कराने की पेमेंट कर रहा हूं लोगों को। गवर्नमेंट ने बोला यार आप फॉरेन पेमेंट कर रहे हो यूट्यूब और फेसबुक को, ऐड तो इंडिया में प्ले हो रहे हैं, हमें कोई पैसे क्यों नहीं मिल रहे? वो बंदे कहते हैं हम पैसे क्यों दें यहाँ पे, हम तो बाहर बैठे हुए हैं। अब गवर्नमेंट को यूट्यूब और फेसबुक कैसे रोक दे इंडिया में, पॉसिबल नहीं रोक पाना। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप किसी फॉरेन बॉडी को पेमेंट कर रहे हो ऑनलाइन एड्स की, और कोई पेमेंट नहीं, परचेज की पेमेंट नहीं, फॉरेन बॉडी को ऑनलाइन एड्स की पेमेंट कर रहे हो, एग्जांपल के लिए फेसबुक एंड यूट्यूब को पेमेंट कर रहे हो, और वो पेमेंट एक साल में 1 लाख क्रॉस कर गई, तो आपको इक्वलाइजेशन लेवी काटना पड़ता है 6% का, समझ लो 6% का टीडीएस काटना पड़ता है। इसमें एक एग्जम्पशन लिमिट है 1 लाख तक की, मतलब अगर मैं ऐड कराता हूं यूट्यूब पे और मैंने 50,000 रुपीज का ऐड कराया,
सेक्शन मेरे पे नहीं लगेगा। मैंने 1 लाख से ऊपर का ऐड कराया तो मुझे उनको पेमेंट करते हुए ये 6% का टैक्स टीडीएस मान लो, इसका नाम है इक्विलाइजेशन लेवी, काट के उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर मैंने नहीं काटा तो मैं ये पूरा खर्चा अपने बुक्स में नहीं दिखा सकता, दिखाया होगा पीएनएल में तो ऐड बैक करना पड़ जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट था नेक्स्ट लेवल के लिए 40AIB। ठीक है, ये सब छोड़ दो दोस्तों, ये बिल्कुल काम सेक्शन नहीं है। रीडिंग कर लेना, आ गया तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग कर लेना, ठीक है, इसकी रीडिंग कर लेना, एक बार एमसीक्यू बन सकता है, रीडिंग कर लेना, डाउट है मुझसे पूछ लेना आप। ठीक है सर, आगे चलते हैं 40 सबसेक्शन बी। दोस्तों ये सेक्शन ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका मैं रिविजन के लिए क्या करूंगा, जो मेरी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है 40B की, मैं वो आपको दे दूंगा यूट्यूब पे, वहां से आप देख लेना। सेक्शन ना इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट से ना थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं चाहते हैं रिवीजन में ऊपर से जाए, तो इसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आप इसको देख लेना। ठीक है, यहां रोकते हैं हम लोग अपना फर्स्ट पार्ट रिवीजन का। क्या क्या करा, 37 देखा, उसके बाद 30 देखा, 31 देखा, फिर क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं सेक्शंस कितने कर लिए। अच्छा जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी सर, हमने 37 देखा जो जनरल डिडक्शन की बात करता है, 30 देखा जो बिल्डिंग की बात करता है, कौन से खर्चे अलाउ कौन से डिसअलाउ, 31 की बात करता है प्लांट एंड मशीनरी की बात करता है। ये इसमें क्या डिफरेंस था, रेवेन्यू क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या। फिर हम गए 40A सबसेक्शन 2, हम दो हमारे दोनों रिलेटिव का एक्सेस पेमेंट करोगे, एक्सेस डिसअलाउ हो जाएगा। 40A सबसेक्शन 3, एक बंदे को एक दिन में एक बिल के लिए 10,000 से ऊपर कैश मत देना, वरना डिसअलाउ कर देंगे। कैश इंक्लूड्स बेरर चेक एंड क्रॉस चेक। 10,000 की पेमेंट बढ़ के हो जाती है 35,000, अगर पेमेंट कर रहे हो जीटीए को, ये 35 की पेमेंट बढ़ के 50,000 हो जाती है अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, ग्रेच्युटी वगैरह दे रहा है। ठीक है, 40A सबसेक्शन 7 देखा, ग्रेच्युटी फंड अप्रूव्ड तो क्या होगा, अनअप्रूव्ड तो क्या होगा। 40A 9 देखा, बात करता है प्रोविडेंट फंड की, अनअप्रूव्ड पेमेंट कर रहे हो डिसअलाउ, अप्रूव को कर रहे हो, अप्रूव मतलब आरपीएफ, एसपीएफ, पीपीएफ कर रहे हो अलाउड। फिर हम गए 40 छोटे ए के ऊपर आई देखा, 1 देखा, 40A 1A देखा जो बात करता है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की बात करता है। फिर 40IB देखा, 40IB देखा, ये बात करता है इक्विलाइजेशन लेवी की। मैंने बोला 40B जो बात करता है इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर की, इसी क्लास में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये था हमारा सेक्शन नंबर 1 रिवीजन का। तो आपको दोस्तों क्या करना है, ये क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये 27 नहीं है, हाँ 27 नहीं है ये, आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे सॉल्व करने हैं। सब सॉल्यूशन दे रखे हैं यहाँ पे, प्रॉपर फॉर्मेट में दे रखे हैं, अपने हाथ से सॉल्व कर लो। रिवीजन का पर्पस तभी है क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो तो। इसका लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगले पार्ट में और आगे बढ़ाएंगे पीजीपी के रिवीजन को। कैसा लगा रिवीजन आपको, आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताना सब बच्चों। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और वीडियो को सब शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा लगा, बेनिफिशियल लगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा।